जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम यह दूसरा पार्ट है वीडियो का। इसमें जो है बीपीएससी टीआरई 4 सभी राज्यों के टेट परीक्षा, सी टेट परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए और मित्रों में शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है जी, आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 101 से शुरू करेंगे। इसके पहले 160 प्रश्नों का एक वीडियो बन चुका है, देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन पद्धति में शिक्षा को किस माध्यम से प्रदान किया जाता है? तो पहला माध्यम खेलों के माध्यम से सही है, क्रियाशीलता के माध्यम से ये भी सही है, और खेल उपहारों के माध्यम से। तो उपरोक्त सभी माध्यमों से किंडरगार्टन में शिक्षा प्रदान किया जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, आत्मक्रियाशीलता का फ्रॉबेल के दर्शन में क्या तात्पर्य है? तो आंसर सी हो जाएगा, स्वभाव एवं सृष्टि के मध्य तालमेल बैठाना। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है 103 नंबर, खेल एक आध्यात्मिक क्रिया है। ठीक है जी। फ्रॉबेल के इस कथन का अर्थ क्या है? तो फ्रॉबेल के इस कथन का अर्थ जो है, इसको अर्थ स्पष्ट करने के लिए उपरोक्त सभी बिंदुओं को शामिल करना पड़ेगा। खेल आनंद प्रदान करने वाली क्रिया है। खेल हार्दिक एवं शारीरिक विश्राम प्रदान करते हैं। खेल आत्मसंतुष्टि प्रदान करते हैं। ठीक है जी। तो सभी जो है उनके अर्थ में शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, खेलों के द्वारा शिक्षा प्रदान करते हुए फ्रॉबेल चाहते हैं कि क्या चाहते हैं? तो शिक्षा खेलों के माध्यम से हो किंतु उद्देश्यपूर्ण हो। ठीक है जी। और चाहते हैं खेलों में उक्त उद्देश्य पूर्णता प्राप्त करने के लिए बालक का उचित मार्गदर्शन किया जाए। ठीक है जी। और क्या चाहते हैं? और चाहते हैं इसमें कि बालकों को उचित मार्गदर्शन के लिए उनके खेल खिलौनों को पूर्व में ही निर्धारित किया जाए। ये सभी बात चाहते हैं। ठीक है जी, फ्रॉबेल साहब। इन सभी तथ्यों को निरंतरता क्रम में अपनाया जाना चाहिए। देखिए, फ्रॉबेल के उपहार क्या है? तो फ्रॉबेल के उपहार हैं बालकों के लिए खेल संबंधी नियम उपहार। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, खेल उपहारों में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, मतलब श्रेणीबद्धता, खेल संबंधी नवीनताएं, खेल स्थानांतरण की सुविधाएं। तो आंसर डी हो जाएगा। देखिए, फ्रॉबेल के प्रथम उपहार में सम्मिलित है तो 6 रंग बिरंगे गेंदे। ठीक है जी, पहला उपहार में शामिल है। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्रॉबेल के द्वितीय उपहार के माध्यम से बालकों को खेल खेल में कौन सी शिक्षा प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, ज्यामितीय आकृतियों की शिक्षाएं। ठीक है जी, दूसरे नियम के अनुसार। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? नहीं होगा। तो इसमें देखिए, निष्क्रियता नहीं होगा। बाल केंद्रित शिक्षा में खेल होगा, प्रेरणा होगी, संतोष होगा, लेकिन निष्क्रियता नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, फ्रॉबेल का किंडरगार्टन था तो एक लघु समाज। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बालकों की शिक्षा का दायित्व शिक्षिकाओं को सौंपना चाहिए क्योंकि उनमें होती है स्वाभाविक स्नेह भावनाएं। ठीक है जी। स्त्रियों में स्नेह करने की भावनाएं ज़्यादा होती है। ठीक है जी। 112, मारिया मोंटेसरी का जन्म हुआ था। मारिया मोंटेसरी का जन्म इटली में हुआ था सन 1870 में। ठीक है जी। मोंटेसरी ने अपनी शिक्षा पद्धति को जन्म दिया था। तो बी मतलब मानव विज्ञान शिक्षण संबंधी अनुभवों के आधार पर। ठीक है जी। तो मोंटेसरी जी का शिक्षा पद्धति को जन्म देने का आधार यही था। ठीक है जी, मानव विज्ञान शिक्षण संबंधी अनुभवों के आधार पर। ठीक है। अगला देखिए, मोंटेसरी किस व्यवसाय से संबंधित रहीं? तो इनका व्यवसाय था चिकित्सक थी। ठीक है जी। द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मारिया मोंटेसरी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में मारिया मोंटेसरी का प्रवास काल था। भारत में मारिया मोंटेसरी का प्रवास काल क्या था? तो 1939 से 1951। ठीक है जी। देखिए, बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। बालकों को कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। देखिए,
मॉन्टेसरी पद्धति में स्कूल को संज्ञा प्रदान की जाती है या की गई है बालकों के घर की। मॉन्टेसरी पद्धति में स्कूल को बालकों का घर कहा जाता है। ठीक है जी। अगला देखिए, क्रीड़ा संकुल के निर्माण की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। तो क्रीड़ा संकुल के निर्माण की परिकल्पना प्रस्तुत की गई, देखिए, नई शिक्षा नीति 1986 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, खेल क्या है? खेल है उपरोक्त सभी क्रियाएं, मतलब बालकों की स्वाभाविक क्रियाएं, बालक की मनोरंजनात्मक क्रियाएं, बालक की रुचिकर क्रियाएं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, स्टेनले हाल के अनुसार खेल है। स्टेनले हाल के अनुसार खेल क्या है? वंशानुगत क्रियाओं का प्रकाशन। अगला प्रश्न देख लीजिए, खेल की सर्वमान्य परिभाषा क्या है? तो खेल की सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है। ठीक है जी। देखिए, अगला प्रश्न है, खेल रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है। यह शब्दांश है, क्या है जी? यह शब्दांश नॉन का है। ठीक है जी। नॉन नामक विचारक थे, उनका है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, खेल खेल के लिए है। यह वाक्य है वैलेंटाइन का। ठीक है जी। वैलेंटाइन का वाक्य है, खेल खेल के लिए है। देखिए, खेल पर आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, यह वाक्य सिद्धांत है? बिल्कुल नहीं। इस तरह का कोई सिद्धांत प्रभावी नहीं होता है, या लागू नहीं है, या सिद्ध नहीं है। ठीक है जी। खेल के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन क्या है? तो खेल निरर्थक होता है, ये गलत है। खेल मनोरंजनात्मक होता है, सही है। खेल रचनात्मक होता है, ये भी सही है। और खेल मूल प्रवृत्ति शोधन क्रिया है। ठीक है, ये भी सही है। देखिए, खेल में पाई जाती है सक्रियता। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, खेल मूलाधार कहे जाते हैं, तो सामाजिक विकास के लिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। उपरोक्त सभी, मतलब गति वाले खेल, मानसिक व स्पर्धात्मक खेल, और रचनात्मक खेल। ठीक है जी। सॉरी। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय खेल नीति लागू है? ठीक है जी। तो राष्ट्रीय खेल नीति 2007। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, छोटे बच्चों को शिक्षकों द्वारा गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाना क्या है? तो एक कानूनी जुर्म है। ठीक है जी। शिक्षक जब दंड दे तो उसकी मुद्रा होनी चाहिए गंभीर। ठीक है जी, तभी बच्चा डरेगा। ठीक है जी। दंड का संबंध है, दंड से भयभीत होते हैं बच्चे। ठीक है जी। छात्र कक्षा में छात्र कक्षा में सुनिश्चित करना चाहता है क्या? अपना आत्मसम्मान। ठीक है जी। छात्र को अपना आत्मसम्मान चाहिए। बाल अपराधी बालक पढ़ते हैं, बाल अपराधी बालक पढ़ते हैं इंटरमीडिएट कक्षाओं में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बच्चों की जेल को क्या कहा जाता है? बच्चों की जेल को क्या कहा जाता है जी? तो बालक संरक्षण गृह। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इस कथन के इस कथन से सहमत हैं, शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कठोर दंड विधान लागू किया जाना चाहिए। यह जो है पूर्ण असहमत है, ये कथन सही नहीं है। ठीक है जी, ये कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, कक्षा में मॉनिटर का कार्य क्या है? तो कक्षा में मॉनिटर का कार्य क्या है जी? शिक्षक को कक्षा कार्यों में सहयोग करना। ठीक है जी, कक्षा कार्यों में सहयोग करना मॉनिटर का काम होता है। जिन छात्रों को रोज दंड मिलता है वह हो जाते हैं दंड के प्रति उदासीन। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किस दंड का विधान उपयुक्त है? तो स्थिति पर निर्भर करता है कि अपराध क्या है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्यालयों में किस प्रकार का दंड दिया जाता है? तो आर्थिक दंड दिया जाता है और श्रम का दंड दिया जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, आर्थिक दंड का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो अभिभावक पर, उस पर जुर्म लगाया जाता है पैसा का, तो वो अभिभावक ही देता है, इसलिए अभिभावक पर उसका प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में विद्यार्थी को आर्थिक दंड दिया जाता है? तो उपरोक्त सभी, मतलब विद्यार्थी कक्षा में अनुपस्थित रहे, अपना कार्य नहीं करता है, विद्यालय के नियमों का अवहेलना करता है, तो उस पर आर्थिक दंड
लगाए जा सकते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, श्रम दंड किस प्रकार का होता है? इसमें श्रम करवाया जाता है। ठीक है जी। छात्रों को मनोवैज्ञानिक दंड किस प्रकार दिया जाता है, किया जाता है? तो उपयुक्त सभी, मतलब गलती करने पर नंबर काट लिया जाता है तो मनोवैज्ञानिक दंड है। गलती करने पर कक्षा में बेंच पर खड़ा करा दिया जाता है। इंटरवल में उसका समय काट लिया जाता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थी को अपमानित करना किस प्रकार का दंड है? तो यह है मनोवैज्ञानिक दंड। ठीक है जी। छात्रों द्वारा गलती करने पर नंबर काट लेना किस प्रकार का दंड है? तो मनोवैज्ञानिक दंड है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्यार्थी के अगर क्लास के बाद रोककर काम कराया जाता है तो किस प्रकार का दंड है? तो ये श्रम का दंड है। ठीक है जी। क्लास छुट्टी हो गया और आप बोल दीजिए उसको, स्टूडेंट को, कि तुमको पूरे क्लास की सफाई करनी है, तो श्रम दंड हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, छात्रों को विधि के अनुसार दंड किस परिस्थिति में दिया जाता है? तो जब वह ऐसा कार्य करता है जिससे समाज को हानि पहुंचती है, तब उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, किस काल में शारीरिक दंड कक्षा प्रणाली का अविभाज्य अंग था? तो यह देखिए मध्ययुगीन काल में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, शारीरिक दंड के विरोध है शिक्षा शारीरिक शारीरिक दंड के विरोधी कौन कौन है? तो शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक शारीरिक दंड के विरोधी हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए, दंड देने के समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? तो आप जो है उपरोक्त सभी बातों का ध्यान रखिए। दिया जाने वाला दंड अपराध के अनुरूप होना चाहिए। दंड की मात्रा अपराध के अनुरूप होना चाहिए। दंड छात्र के शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए। ठीक है जी। तो ये सभी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए दंड देते समय। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत क्या है? गलत, तो दंड की मात्रा अपराध के अनुरूप नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है जी। बाकी सब सही है। दिया जाने वाला दंड अपराध के अनुरूप हो, ये सही है। देखिए, दंड बालक के शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुसार होना चाहिए, ये भी सही है। दंड का उद्देश्य क्षतिपूर्ण होना चाहिए, क्षतिपूर्ति होना चाहिए, क्षतिपूर्ति। दंड से क्या लाभ है? जी, दंड से अनुशासन कायम रहता है, छात्र सुधर जाते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, दंड से हानियां क्या है? तो दंड का प्रभाव अस्थायी नहीं होता, कुछ विद्यार्थी दंड के असभ्य हो जाते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, दंड से विद्यार्थी को क्या लाभ होता है? तो उसमें सुधार होता है और अनुशासन बना रहता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्यार्थियों के लिए वर्तमान समय में सर्वाधिक उत्तम दंड क्या है? तो मनोवैज्ञानिक दंड है। अगला प्रश्न देख लीजिए, दंड प्रक्रिया लागू करने के पीछे प्रमुख मान्यता क्या है? तो दंड सुधारात्मक साधन है। ठीक है, यही मान्यता है कि सुधार हो जाएगा दंड देने पर। किसका कहना है कि दंड एक प्रकार की सामाजिक निंदा है जिसमें आवश्यक नहीं कि पीड़ा या कष्ट सम्मिलित हो? तो यह सदरलैंड का कथन है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, छात्र को उत्तम कार्यों के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला साधन क्या क्या है? तो पुरस्कार। ठीक है जी। थार्नडाइक कौन सा नियम दंड से संबंधित है? थार्नडाइक का कौन सा नियम दंड से संबंधित है? तो प्रभाव का नियम। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, दंड के उद्देश्य क्या है? तो दंड के उद्देश्य देखिए, दंड का उद्देश्य होता है दंड के द्वारा उस क्रिया को नष्ट करना अथवा भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति न हो, रोक लगाना। दंड मिलने वाले का सुधार करना, ये दोनों सही है, दंड का उद्देश्य है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, किसका कहना है कि दंड वह साधन है जो अवांछनीय कार्य के साथ सुखद भावना को संबोधित करके उसे दूर करने का प्रयास करता है? तो ये थॉमसन का है कथन। ठीक है जी, थॉमसन का कथन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, दंड क्या है? तो देखिए, किसी व्यक्ति द्वारा की गई गलती या अपराध के बदले में उसको पीड़ा देना या क्षति पहुंचाना होता है दंड।
अगला प्रश्न देख लीजिए, दंड का सुधार विषयक उद्देश्य है। दंड का सुधार विषयक उद्देश्य है व्यक्ति का सुधार करना। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न है, दंड का प्रतिरोध एवं प्रतिशोध विषयक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? तो ऐसा दंड जिससे व्यक्ति के नियम विरोधी कार्यों पर रोक लगाई जा सके। अगला प्रश्न देख लीजिए, दंड का परिणाम संबंधी उद्देश्य क्या है? तो दंड के परिणाम स्वरूप उद्देश्य क्या है? तो इसमें जो है आपका उत्तर हो जाएगा बी इसका आंसर है। दंड इस दृष्टि से दिया जाए ताकि व्यक्ति को यह जानकारी हो जाए कि उसके कार्यों का परिणाम दूसरे के लिए बुरा होता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, दंड देने के क्या कारण है? दंड देने के कारण बताइए। तो दंड देने के कारण, यदि विद्यार्थी शिक्षण कार्य में रुचि नहीं लेता तो दंड दिया जाएगा उसको। यदि विद्यालय के नियम की अवहेलना करता है तो भी दंड दिया जाएगा। विद्यालय विलंब से कक्षा में आने, ये भी दंड देने वाला काम है। 169 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थी को कब दंड दिया जाता है? विद्यार्थी को कब दंड दिया जाता है? तो जब वह अनुशासन भंग करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, विद्यार्थी शिक्षक के माध्यम विद्यार्थी शिक्षक के साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसके साथ दिया जाता है, दंडित किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अच्छे विद्यार्थी का गुण क्या है? तो पढ़ाई करता है, अनुशासन में रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए? किस प्रकार का होना चाहिए? विनम्र किंतु दृढ़। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान में निजी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 3 वर्ष। ठीक है जी। न्यूनतम आयु 3 वर्ष है। देखिए, प्लेटो ने निम्नलिखित स्व लिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक में अपनी शिक्षा पद्धति का विशद वर्णन किया है? तो रिपब्लिक में। ठीक है जी। प्लेटो ने रिपब्लिक वाला में शिक्षा पद्धति का विशद वर्णन किया है। देखिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, 175, निम्नलिखित में से किन किन विद्वानों ने मातृभाषा को ही शिक्षा का माध्यम बनाने का सुझाव दिया है? तो स्वामी विद्यानंद सरस्वती, महात्मा गांधी जी और रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो। अगला प्रश्न देख लीजिए, बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तो 6 वर्ष। बच्चों के आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? तो भाषा। ठीक है जी। बच्चों के आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, मोंटेसरी प्रणाली में कितने वर्ष की आयु से शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? तो 3 वर्ष से। 3 वर्ष से। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होना चाहिए क्या? मातृभाषा। देखिए, शिक्षा आरंभ करने के प्रमुख तथ्य हो सकते हैं। तो उपरोक्त सभी मतलब आयु, शिक्षा की विषय वस्तु, शिक्षा का माध्यम। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, बालकों को शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख अभिकरण है। तो क्या है? उपरोक्त सभी मतलब परिवार है, स्वयंसेवी शैक्षिक संगठन है, पालन घर है। शिक्षा प्रदान करने के प्रमुख अभिकरण में ये सभी आते हैं, परिवार, स्वयंसेवी शैक्षिक संगठन और पालन घर। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है तो कहाँ से? परिवार से। देखिए, साधारणतः किस आयु में बच्चों का मानसिक स्तर तर्क एवं चिंतन लायक हो जाता है? तो 6 वर्ष में। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया? तो 93 नंबर अनुच्छेद में, 93 आर्टिकल में। अगला प्रश्न देख लीजिए, किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता। अगला प्रश्न देख लीजिए, मॉन्टेसरी शिक्षक प्रणाली के जनक कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं,
मारिया मॉन्टेसरी थी। ठीक है जी। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए। गांधी के मतानुसार कितने वर्ष तक बालकों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए? 8 वर्ष तक। 8 वर्ष तक। ठीक है जी। विशिष्ट विद्यालय की विशिष्ट पोशाक के फलस्वरूप विद्यार्थियों में संचारित होती है ऊर्जा। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित पोशाक अपनाने के पीछे मूल भावना होती है। क्या भावना होती है? तो उपरोक्त सभी मतलब नैतिकता का विकास होता है, सदाचार का विकास होता है, सांस्कृतिक एवं आर्थिक समानता का विकास होता है। राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में सहायक तत्व क्या क्या है? तो नैतिकता और सदाचार, सांस्कृतिक एवं आर्थिक। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पोशाक की आवश्यकता होती है। आवश्यकता क्यों है? तो पहचान के लिए। ठीक है जी। शिक्षकों की पोशाक होनी चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, शिष्टाचार में होना चाहिए। देखिए आए दिन आप सुन रहे हैं कि शिक्षक लोग जीन्स पैंट टी शर्ट वगैरह पहन के जाते हैं और सस्पेंड भी हो जाते हैं। तो मर्यादापूर्ण पोशाक होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्यालयों में सभी छात्रों द्वारा एक जैसी पोशाक पहनने से विद्यार्थियों में क्या होता है? उपरोक्त सभी मतलब राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होना, समानता की भावना विकसित होती है और एकता की भावना विकास होता है। देखिए जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्यार्थियों में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए आवश्यक क्या है? तो सभी छात्र छात्राओं के लिए एक समान पोशाक। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। सांस्कृतिक पहचान की स्थापना हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है? तो निर्धारित विशिष्ट पोशाक। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। विशिष्ट पोशाक का उपयोग शिक्षण जगत में है उपरोक्त सभी के लिए मतलब स्वच्छता के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए और अनुशासन स्थापित करने के लिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्यालय के शैक्षिक उत्साह संवर्धन हेतु विद्यार्थियों के लिए है क्या? निर्धारित पोशाक का होना आवश्यक है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्यार्थी जो पोशाक धारण नहीं करके आते हैं उन्हें जो है दंडित करना चाहिए। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। विद्यालय में निर्धारित पोशाक की अनिवार्यता का प्रमुख कारण क्या है? तो समता और सदाचार की भावना को जागृत करना। ठीक है जी। प्रश्न संख्या 200 है। प्रश्न संख्या 200। विद्यालय की निर्धारित पोशाक के अभाव में क्या होता है? तो बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।